everybody. So this is the part 6th of our discussion. We have already discussed till question number 50. We will start from question number 51. So question number 51 क्या कह रहा है? ये आधार के बारे में पूछ रहा है. अब इसमें स्टेटमेंट 3 देखिए क्या लिखा हुआ है. आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स. अब सुप्रीम कोर्ट के इतने जजमेंट्स आ चुके हैं कि आधार कोई भी फैसिलिटी अवेल करने के लिए मैंडेटरी नहीं है. तो ये आप आसानी से स्टेटमेंट 3 काट सकते हैं. जहां आपने स्टेटमेंट 3 काटा तो आपका ऑप्शन सी गया और आपका ऑप्शन डी गया. अब बचा ऑप्शन ए और बी. अब इसमें स्टेटमेंट 4 है वो दोनों में कॉमन है, मतलब ये तो 100% सही है. स्टेटमेंट 4 जो आपका है. अब बचा ए बी में या तो स्टेटमेंट 1 सही होगा या स्टेटमेंट 2 सही होगा. अब स्टेटमेंट 2 देखिए. State cannot enter into any contract with private corporations for sharing of आधार डेटा. अब सुप्रीम कोर्ट के इसमें भी इतने जजमेंट्स आ चुके हैं कि भाई ये आप शेयर करोगे प्राइवेट उसके साथ, प्राइवेट कॉरपोरेशंस के साथ, तो ये राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट होगा. तो इसलिए ये भी सही है स्टेटमेंट 2. तो मतलब हम सीधे आंसर पे आ गए, ऑप्शन बी 2 एंड 4 ओनली. अब स्टेटमेंट 1 भी देख लेते हैं. आधार मेटाडेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स. अब इसमें क्या रहता है, इसमें 3 मंथ्स जहां कहीं भी आपको डेटा दिखे तो नॉर्मली जो एग्जामिनर है वो अपने मन से फ्रेम करता है. ये डेटा नॉर्मली ज्यादातर ये रॉन्ग ही रहते हैं. तो इसका जो सही आंसर वो 6 मंथ्स है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. तो हम राइट आंसर पे आ जाएंगे, ऑप्शन बी. अब क्वेश्चन नंबर 52 देखिए. अब क्वेश्चन 52 बहुत ही इजी क्वेश्चन है और पॉलिटी का एक बेसिक क्वेश्चन है. ये बोल रहा है राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन. अब इसका सीधे सीधे आंसर है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं. द मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज न्यू, तो इसमें राज्यसभा के पास ज्यादा पावर्स हैं लोकसभा के कंपैरिजन में. रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट में लोकसभा के पास ज्यादा पावर्स हैं. मेकिंग कट मोशंस में भी लोकसभा के पास ज्यादा पावर्स हैं राज्यसभा के कंपैरिजन में. अब क्वेश्चन 53 ये एमपी लेट्स स्कीम के बारे में बात कर रहा है. एमपी लेट स्कीम काफी न्यूज में थी, तो इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था. तो क्वेश्चन 53 विद रेफरेंस टू द फंड्स अंडर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अब इसमें स्टेटमेंट आप 3 देखिए. एमपी लेट फंड्स आर सैंक्शनड ऑन ईयरली बेसिस एंड द अनयूज्ड फंड्स कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. अभी एमपी लेट्स का एक बेसिक स्टेटमेंट है कि ये फंड्स जो है ये कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं. तो हमारा जो स्टेटमेंट 3 है ये गलत हो जाएगा. जहां आपने स्टेटमेंट 3 काटा आपका ऑप्शन बी गया और ऑप्शन सी गया. अब बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी. दोनों में 1 एंड 2 स्टेटमेंट कॉमन है, मतलब ये तो 100% सही होंगे स्टेटमेंट 1 एंड 2. और जनरल से स्टेटमेंट भी हैं, ये तो हमको पता रहता है कि इसमें स्पेसिफाइड पोर्शन जो है वो SC ST को बेनिफिट करना चाहिए. और ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ एजुकेशन में भी. तो 1 एंड 2 तो 100% सही है. अब स्टेटमेंट 4 देख लेते हैं. अब ये जो स्टेटमेंट 4 है, द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर. अब ये नॉर्मली किसी को पता है तो ठीक है, वरना नहीं भी पता रहता, लेकिन ये स्टेटमेंट भी सही है. स्टेटमेंट 4 भी सही है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को एटलीस्ट 10% वर्क्स इंस्पेक्ट करने पड़ेंगे. तो इससे हम राइट आंसर पे आ जाते हैं, ऑप्शन डी 1 2 एंड 4. अब क्वेश्चन 54 देखिए. क्वेश्चन 54 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ये पॉलिटी का. 54 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. अब ये तो बहुत ही बेसिक है. आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी से डील करता है. और हमको दूसरी बात ये भी पता है कि राइट टू इक्वलिटी जो है ये आर्टिकल 14 से 18 के बीच में डील करता है. तो सीधे सीधे आंसर डी पे आ जाओ, राइट टू इक्वलिटी. क्योंकि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23-24 में दे रखा है. राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 में दे रखा है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में दे रखा है.
तो इससे हम राइट आंसर पे आ जाएंगे, राइट टू इक्वलिटी। क्वेश्चन 55 देखिए। क्वेश्चन 55 ये बोल रहा है इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय। अब ये सीधे सीधे आर्टिकल 15 में दे रखा है। आर्टिकल 50 जो है वो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव की बात करता है। दूसरी बात हमको पता है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये आर्टिकल 36 से 51 तक डील करते हैं। तो सीधे सीधे आप लगा दो ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 56 पे आओ। ये बात करें अलॉन्ग विद द बजट द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो प्लेसेस अदर डॉक्यूमेंट्स बिफोर द पार्लियामेंट विच इंक्लूड द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। दिस अफोर्सेड डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बिकॉज दिस इज मैंडेटेड बाय। अब ये भी इजी क्वेश्चन है। FRBM जो है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 है। इसमें हम FRBM एक्ट पढ़ते हैं तो ये इसमें साफ साफ दे रखा है ये चीज। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। डायरेक्ट आप आंसर डी पे आ जाओ। क्वेश्चन 57 क्या कह रहा है? ये एक और इजी क्वेश्चन आ गया। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ। अब इसमें सीधे आप लिमिटेड गवर्नमेंट पे आ जाओ। आंसर डी, ऑप्शन डी जो है वो सही है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वही है जो गवर्नमेंट को एक्सेसिव पावर्स से, डिस्क्रिशनरी पावर से लिमिट करे। तो इसलिए लिमिटेड गवर्नमेंट होंगे। और साथ में जो ऑप्शन ए बी सी दे रखे हैं ये काफी इजी ऑप्शंस दे रखे हैं। ये तो नहीं हो सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर नहीं है, पॉपुलर गवर्नमेंट भी नहीं है, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट भी नहीं है। ये बकवास से ऑप्शंस दे रखे हैं जो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शंस भी इजी हैं, आप डायरेक्ट ऑप्शन डी पे आ जाओ। क्वेश्चन 58 देखो। अब क्वेश्चन 58 में क्या कह रहा है? अदर देन द फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल। अब इसमें रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल एंड प्रोविजंस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब इसमें एक खास बात यह है कि ऑलमोस्ट ये बोला रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल एंड प्रोविजंस। अब सब जो है फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, सब इंटरलिंक्ड है। और ये बोला रिफ्लेक्ट कौन सा करता है। तो जब तक आप किसी को 100% नेगेट नहीं कर पाओगे, ये नहीं नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं करता, तब तक आप तीनों स्टेटमेंट को सही मानो ऐसे क्वेश्चंस में। तो ये तीनों ही रिफ्लेक्ट करेंगे क्योंकि सब तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो आप राइट आंसर पे आ जाओ, ऑप्शन डी। ये भी इजी क्वेश्चन ही था। क्वेश्चन 59 देखो। इन इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन्स। अब 59 में आप स्टेटमेंट 4 देखो, ऑल सीनियर सिटीजन्स। मैंने आपको बताया जहां भी ये ऑल, ओनली, ये ऐसे वर्ड्स देखे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, इसको आप सबसे पहले काट दो। तो स्टेटमेंट 4 काट दो। अब आप ऑल सीनियर सिटीजन कैसे कह सकते हो? इसमें तो भाई टाटा, बिरला, अंबानी सब आ जाएंगे सीनियर सिटीजन, जो भी उनके परिवार के होंगे। तो उनको आप थोड़ी ये दोगे फ्री लीगल सर्विसेज, वो तो पहले से ही अमीर लोग हैं, बिजनेसमैन, और भी बहुत सारे बिजनेसमैन। तो ये सीनियर सिटीजन है लेकिन डिपेंडिंग ऑन इनकम है, सबके लिए नहीं है। तो स्टेटमेंट 4 गया। जहां आपका स्टेटमेंट 4 गया, ऑप्शन आपका बी गया और डी गया। अब बचा ए और सी। अब दोनों में स्टेटमेंट 2 जो है ए और सी ऑप्शन में कॉमन है, मतलब ये तो 100% सही होगा फिर। अब स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं। पर्सन विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1,00,000 रुपीज। तो ये जो है ये नॉर्मली लक्ष्मीकांत बुक पढ़ते हैं अपन लोग पॉलिटी के लिए, तो उसमें दे रखा है साफ साफ के उनके लिए 1,00,000 रुपए से कम इनकम वालों के लिए। तो स्टेटमेंट 1 मुझे पता था और नॉर्मली जिसने ढंग से पढ़ा होगा उसको भी पता होगा। प्लस अब सीधे सीधे अपन आंसर पे आ गए 1 एंड 2 ओनली। फिर भी ये स्टेटमेंट 3 देख लेते हैं। मेंबर ऑफ ओबीसी विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3,00,000 रुपीज। अब इसमें ओबीसी के लिए कोई ऐसा स्पेशल प्रोविजन नहीं है, तो स्टेटमेंट 3 गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1 एंड 2 ओनली। अब ये क्वेश्चन 60 पे आ जाइए। ये क्या बात कर रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट और सब्जेक्ट। अब ये अल्मा एटा डिक्लेरेशन ये लक्ष्मीकांत के लास्ट वाले चैप्टर में दे रखा है कि ये हेल्थ केयर से डील करती है। तो स्टेटमेंट 1 नॉर्मली लोगों को पता रहता है, मुझे भी पता था। स्टेटमेंट 3 तलानोआ डायलॉग जो है ये शंकर IAS की मैंने किताब पढ़ी थी और नॉर्मली सारी एनवायरनमेंट बुक्स में दे ही रखा है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो ये भी इजी ऑप्शन था। तो डायरेक्ट अपन स्टेटमेंट 1 एंड 3 ओनली पर टिक मारिए
और सही आंसर पे आ जाइए। ये भी इजी क्वेश्चन ही था। तो अब हम आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।